नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर मैं एक बढ़िया सी कहानी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कहानी आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी लिखिएगा और चैनल पे अगर नए हों, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। हमारी आज की कहानी का नाम है फुर्सत। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहू, ये हमारा पुश्तैनी हार है जो आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। इसके अलावा अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम लोगों को दे सकूँ। जो बेटी के हिस्से का था वो मैंने उसे दे दिया है। मुझे लगता है कि अब अपनी सारी जिम्मेदारियां मैं निभा चुकी हूँ, तो अब मुझे रिश्तों की जिम्मेदारियों से भी छुट्टी मिल जानी चाहिए। छोटी मोटी कुछ चीज़ों को मैं अपने लिए रखना चाहती हूँ। सुनीता जी अपनी बहू नव्या को हार देते हुए बोली। नव्या ने खुश होते हुए कहा, मम्मी जी, इस हार पर तो मेरी कब से नजर थी, पर मैंने कभी खुलकर आपसे कहा नहीं। पर आपने इतने प्यार से दिया है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं पहनूंगी इसे। काश कि आपके जितनी समझ आपके बेटे में भी होती। वो तो मेरी एक भी मदद नहीं करते हैं। अच्छा माँ जी, किचन में जाती हूँ, बहुत काम पड़ा है। इतना कहकर नव्या वहां से चली गई। सुनीता जी अपनी बेटी को फोन लगाने लगी। उधर से आवाज आई, माँ, अगर आपको भाई के घर में परेशानी हो रही है तो आप मेरे पास चले आइए। यहाँ कमरों की कोई कमी नहीं है और मैं आपके दामाद से बात कर लूंगी। अगर उनके माता पिता यहाँ रह रहे हैं तो और मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, तो क्या मेरी माँ यहाँ आकर नहीं रह सकती? मजाल है कि वो ना कह दे। निधि ने अपनी माँ सुनीता से कहा। सुनीता जी बोली, नहीं बेटी, मैं तुम्हारे घर आकर नहीं रह सकती। ऐसा नहीं है कि मुझे समाज का डर है, बस बहुत निभा लिया जिम्मेदारियों को। अब अपने मुताबिक से जीना चाहती हूँ। थोड़ी फुर्सत चाहती हूँ। क्या तुम्हारे घर में परेशानी नहीं होती होगी? जरूर होती होगी। तुम जिस तरह से अपने सास ससुर के लिए कह रही हो, मुझे लगता है जो यहाँ घट रहा है वो तुम्हारे घर में भी घटता ही होगा। बस फर्क इतना है कि मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारे सास ससुर चुपचाप सह रहे होंगे। सुनकर निधि चिढ़ गई। बोली, माँ, ये कैसी बात कर रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आज तक कभी मेरे सास ससुर ने मेरी शिकायत आपसे की है? और इस उम्र में आप आखिर कहना क्या चाहती है? निधि आगे कुछ और बोलती उससे पहले ही सुनीता जी बोली, तू मेरी चिंता मत कर निधि, मेरी परेशानी तू नहीं समझ पाएगी। अब समाज या रिश्तेदार जो कुछ भी कहें, अब मैं अपनी सभी जिम्मेदारियों से रिटायरमेंट लेकर रहूंगी। इतना कहकर सुनीता जी ने फोन रख दिया। अगले दिन सुबह, आप इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए? सिर्फ नौकरी करने और पैसे कमाकर घर में रख देने से क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म ही हो जाती है? मैं तो कितना कुछ करती हूँ आप सबके लिए, पर आप मेरा एक काम भी नहीं कर सकते। अरे ये बेटा मेरा अकेले का नहीं है, आपका भी है। एक दिन अगर आप इसे बस स्टॉप पर छोड़ देंगे तो आपका क्या घट जाएगा? सुनीता जी की बहू नव्या अपने पति सुमित से अलग अलग समय पे अलग अलग बातें कहे जा रही थी। सुमित बोला, अरे तुम घर घर में बैठकर क्या करोगी? तुम देख तो रही हो कि मुझे भी दफ्तर जाना है। मेरे खुद के इतने सारे काम होते हैं। क्या तुम मेरे जूते पॉलिश करोगी या मेरे बदले शेविंग करोगी? अगर तुम घर का कुछ काम करती होती तब तो बात अलग है, फिर मैं उसे बस तक क्या स्कूल भी छोड़ा था। अभी तुम्हें अपनी बहनों के साथ बैठकर इधर उधर की बुराई करनी है तो मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर सुमित वहां से चला गया। पीछे से नव्या बोलती ही रही। सुनीता जी अपने कमरे में जाप कर रही थी। इतना शोर सुनकर उनका भी ध्यान भंग हो गया और वो कहने लगी, लो शुरू हो गया मेरे घर का महाभारत। हर किसी के घर में रामायण होता हुआ मेरे घर में तो हर वक्त महाभारत मचा रहता है। एक दिन भी ऐसा नहीं जो इस घर के लोग एक दूसरे से प्यार से बात करके सुबह की शुरुआत कर सके। सुनीता जी ने जाप करना छोड़ा और उठकर अपने बेटे के पास गई और बोली, सुमित, घर में थोड़ी तो शांति बनाए रखो बेटा। घर में छोटे बच्चे हैं, तुम दोनों का ऐसा व्यवहार रहेगा तो सोचो बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। क्या कभी तुमने मुझे और अपने पापा को इस तरह से लड़ते झगड़ते देखा था? फिर तुम लोग ऐसा कैसे करते हो? माँ, आप मुझे हर बात पर क्यों टोकती है? सुमित बोला, अपनी बहू को क्यों नहीं कुछ कहती? क्यों कुछ नहीं कहती? एक दिन नहीं होता जब शांति से गुजरता है। अब देखिए, मेरे दफ्तर जाने का समय है और वो कहती है कि मैं शिवम को बस स्टॉप पर छोड़ने दो और वो यहाँ गप्पे लड़ाती बैठेगी फोन पर।
अरे किसी की खुशियाँ बाँटे तो समझ में भी आता है, चुगली करके किसका भला हुआ है? सुनीता जी उसको चुप कराते हुए बोली, बेटा सुन, मैं शुरू से पहले अपने बच्चों को समझाती हूँ, फिर किसी और को। अगर मैं बहू को कहने जाती तो बहू कहती कि मैं तो दूसरे घर से आई हूँ, इसलिए मुझे समझा रही है। आपको अपने बेटे की गलती नहीं दिखती? इसलिए मैं पहले अपने लोगों से ही शुरुआत करती हूँ बेटा समझाने की। लेकिन तुम भी ये कह रहे, न जाने इस घर का क्या होगा। एक पल भी इस घर में मेरे मन को शांति नहीं रहती। मन ऊबने लगा यहाँ। ये कहते हुए दुखी मन से सुनीता जी वहां से जाने लगी। तभी नव्या आ गई और बोली, अरे मम्मी जी, आपका क्या मेरा भी इस घर में रहने का मन नहीं करता, पर क्या करूं, जब ओखली में सिर डाला है तो मूसल से क्या डरना। ये सब तो ऐसे ही चलता रहेगा। मुझसे तो कोई उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं पीछे हटूंगी। अब जिसको जहाँ जाना है चले जाए। इतना कहकर उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे खींचते खांचते उसके बस स्टॉप तक ले गई। ये बात आज की ही नहीं थी। हर दूसरे तीसरे दिन सुनीता जी के घर में बेटे बहू में इसी तरह का झगड़ा होता रहता और फिर सुनीता जी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उन दोनों में सुलह करवाती थी। अब तो उनके बच्चों पर भी असर होने लगा था। बच्चे भी आपस में लड़ते और जब सुनीता जी उन्हें समझाती तो बच्चे कहते, दादी आप मम्मी पापा से क्यों नहीं कहती, बस हमें ही क्यों समझाती हैं। इन सब बातों से सुनीता जी आज बहुत दुखी हो गई थी। उस दिन शाम को सुनीता जी टहलते हुए घूम रही थी नीचे, तभी उनकी पुरानी पड़ोसन मिसेस वर्मा मिली। अरे वर्मा बहन, इतने सालों से आप कहाँ थी? मैं तो सोच रही थी कि आपने यहाँ का घर बेच दिया। मिसेज वर्मा बोली, अब क्या बताऊँ सुनीता जी, इनके गुजरने के बाद बेटे बहू अपने साथ ले गए। मत पूछिए, कम से कम 4 साल वनवास का काट कर आई हूँ। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था, पर एक समय के बाद लगा जैसे मैं वहाँ कैदी बनकर रह गई थी। एक पल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने निश्चय किया कि मैं यहाँ अकेली रहूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, काम वाली और ड्राइवर पर पैसे खर्च होंगे तो कर लूंगी, कम से कम शांति से तो रहूंगी। सुनीता जी उत्सुक हो गई कि वर्मा बहन को क्या दुख था वहां बेटे बहू के पास। तब वर्मा बहन से पूछने लगी, तो क्या अब आप बेटे बहू के पास नहीं जाएंगी या उन्हें यहाँ नहीं आने देंगी? वर्मा जी बोली, अरे मैंने उन्हें कह दिया बंगाल में दुर्गा पूजा अच्छा होता है, तो 4-6 दिन के लिए परिवार के साथ यहाँ आ जाया करो। पोते के जन्मदिन पर 2 दिन के लिए मैं वहाँ चली जाऊंगी, लेकिन इसके अलावा हम दोनों एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप अब नहीं करेंगे। तो क्या आपके इस निर्णय से, सुनीता जी पूछने लगी, आपके सगे संबंधियों पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा? मिसेस वर्मा बोली, बहन जी, जब मैं बेटे बहू दोनों के साथ तकलीफ में रह रही थी तो क्या मेरे वो सगे संबंधी मेरा हाल पूछने आते थे? फिर मैं उनकी चिंता क्यों करूं? खैर छोड़िए इन बातों को, आप तो अपनी सुनाइए, कैसी कट रही है आपकी यहाँ? सुनीता जी ने अपने मन की व्यथा उनसे साझा की। कहने लगी, लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि स्वार्थी हो गई हूँ मैं भी, पर मैं भी अपनी पुरानी सभी जिम्मेदारियों को निभा चुकी हूँ। अब मैं भी अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। थोड़ी फुर्सत का वक्त चाहती हूँ अपने लिए। रोज रोज नई परेशानी। अब मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ और अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। तो मिसेज वर्मा, क्या मैं गलत सोच रही हूँ? अरे नहीं बहन, मिसेज वर्मा बोली, बिल्कुल नहीं। नई शुरुआत तो किसी भी उम्र में की जा सकती है। अगर औरत के मन में कुछ विचार आता है तो वो अपनी बेटी या फिर बहू के साथ अच्छे संबंध हो तो उससे साझा कर सकती है। सुनीता जी ने भी अपने मन की बात निधि से साझा की थी। निधि बोली, माँ, इस उम्र में अगर आप अपने बच्चों के साथ नहीं रहेंगी तो किसके साथ रहेंगी? अरे बिटिया, दुनिया इतनी बड़ी है और मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। माँ बाप बच्चों के साथ इसलिए रहना चाहते हैं कि उनका मन लगा रहे, घर में चहल पहल हो। एक दूसरे से लोग खुशियाँ और गम जब बांटते हैं तभी वह परिवार कहलाता है और वहाँ रहना अच्छा भी लगता है। मैं अब ऐसी जगह नहीं रहना चाहती जहाँ दिन रात बस एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जाते हो, दोषारोपण होता हो, लड़ाई झगड़ा होता हो। अब निधि बोली, माँ, वैसा तो हर घर में होता है। क्या आपके और पापा के बीच में ये सब नहीं होता था? बेटी, तुम भाई बहन अपनी तुलना अपने माँ पिता से नहीं कर सकते हो। सुनीता जी बोले, हम दोनों एक दूसरे की भावनाओं को और बातों को सुनते थे, उसके बाद ही किसी नतीजे पर आते थे। आजकल के तुम लोग तो परेशानी को साझा बाद में करते हो, पहले नतीजे पर उतर आते हो, तभी तो झगड़े होते हैं।
निधि कुछ और कहती उससे पहले ही सुनीता जी बोली, और बेटी तू मेरी चिंता मत कर, तेरे पापा का पेंशन इतना मिलता है कि मैं कहीं भी अपना गुजारा कर लूँ। अब समाज या रिश्तेदार कुछ भी कहे, पर मैं अब अपने बच्चों के साथ रहूंगी नहीं। इतना कहकर सुनीता जी ने फोन रख दिया। कुछ समय और बीता। सुनीता जी ने खुद को और अपने विचारों को सोचने के लिए करीब करीब 1 महीने का और समय लिया। एक दिन नव्या और सुमित बच्चों को लेकर बाहर खाना खाने गए थे। सुनीता जी ने खुद के लिए 2 रोटी बना ली थी। कुछ घंटे बाद जब सब घर लौटे तो एक दूसरे से शिकायत करते ही लौटे। माँ को देखकर दोनों मुस्कुराने लगे। अगर तुम लोगों के पास कुछ समय है तो थोड़ी देर बैठो मेरे पास, सुनीता जी बोली। मुझे तुम लोगों से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। नव्या कहने लगी, मम्मी जी सरप्राइज तो आपने मुझे कुछ रोज पहले भी दिया था, फिर आज कौन सा सरप्राइज है? और क्या इतनी जरूरी बात है कि हम कल नहीं कर सकते? मैं तो बहुत थक गई हूँ। सुनीता जी हंसने लगी, फिर बोली, बहू ना तो तुम्हें रात का खाना बनाना है, ना ही तुम पैदल चलकर आई हो, फिर थक कैसे गई? माँ आप इसकी बात छोड़िए, बताइए ना क्या बात है ज़रूरी। सुमित बोला। सुनीता जी बोली, हरिद्वार में हमारा एक छोटा सा घर है जिसकी जानकारी तुम सबको है बेटा। एकाएक आपको वहाँ के घर की याद कैसे आ गई माँ? सुमित ने पूछा। वहाँ तो किराए पर लगाया हुआ है ना? हाँ, सुनीता जी कहने लगी, मैं जानती हूँ, और मैंने किराएदार से कह दिया है कि 1 महीने के बाद वो घर को खाली कर दे। अब नव्या ने पूछा, हाय हाय हाय, मम्मी जी घर क्यों खाली करवा रही है? अच्छा खासा तो किराया आता है। अब सुनीता जी को हंसी आ गई। बोली, बहू अब मैं किराएदार के साथ उस घर में तो नहीं रह सकती, और फिर मुझे उस किराए की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ससुर जी का पेंशन मेरे खर्चे के लिए बहुत है, और अब मैं अपनी पुरानी सभी जिम्मेदारी से छुट्टी लेकर हरिद्वार में ही जाकर रहना चाहती हूँ। माँ हमसे कोई भूल हो गई क्या, जो आपने अचानक ये फैसला ले लिया? सुमित दुखी होकर बोला, आप इस तरह से हमें छोड़कर कैसे जा सकती हैं? आप तो जानती है मैं अकेला कमाता हूँ। वो तो पापा के पेंशन से आप बच्चों की फीस भर देती थी तो थोड़ी मदद हो जाती थी। आप इस तरह से नहीं जा सकती। सुनीता जी थोड़ी हंसते हुए बोली, देखा, आ गया ना बेटा तुम्हारा स्वार्थ बीच में। पर तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारे खर्चों की जिम्मेदारी मेरी थोड़े ना है। अब मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी, तुम लोगों को समझाने की। अब ना तो मेरी उम्र है और ना तुम्हारी उम्र है, और ना ही मेरी कुछ कोई इच्छा ही है। तो बस 1 महीने और मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी। हाँ वैसे जब तुम्हारी इच्छा हो माँ से मिलने की तो तुम लोग वहाँ चले आया करना। इतना कहकर सुनीता जी ने अपना फैसला सुना दिया और अपने कमरे में चली गई। बेटा और बहू हैरानी से उनको देखते ही रह गए। बच्चे आराम से अपने कमरों में चले गए। दादी घर छोड़कर जा रही है, इससे उन्हें भी अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कमरे में सुमित और नव्या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे कि तुम्हारी वजह से माँ घर छोड़कर जा रही है, तुम्हारी वजह से माँ घर छोड़कर जा रही है। इन सब बातों से सुनीता जी अब ऊपर उठ चुकी थी। आज उन्हें अच्छी चैन की नींद आई, मानो मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उन्हें नहीं लगा था कि उनका एक निर्णय उन्हें इतना शांत और सुकून से भर देगा। अगले दिन निधि का फोन आया। उसने कहा, भाई ने बताया आप हरिद्वार जा रही हैं। माँ लोग क्या सोचेंगे, 2 बच्चे हैं, किसी ने माँ का ध्यान नहीं रखा। लोग सही सोचेंगे, सुनीता जी बोली। आखिर तुम बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया हमने। अगर आखिरी समय में हम अपने लिए कुछ करना चाहते उसमें भी तुम सब अपना स्वार्थ देखते हो। अब सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाओ और मुझे माफ करो। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। हरिद्वार जाने के बाद धीरे धीरे सुनीता जी का मन वहाँ लगने लगा। सभी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त शांति के साथ वे ईश्वर के शरण में जीने लगी। बच्चे फोन करके हालचाल पूछते रहते, साल में एक आध बार मिलने भी चले आते थे। पर सुनीता जी ने कभी किसी से शिकायत नहीं की कि बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वो अपने फुर्सत का वक्त बहुत अच्छी तरह से बिता रहे थे। उन्हें वहाँ खूब सुकून था, शांति थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी फुर्सत। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।